नमस्कार दोस्तों, लाइफ एंड मोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जाने माने कलाकार राकेश बेदी जी। राकेश जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 45 साल के अपने लंबे करियर में इन्होंने बहुत सारी फिल्में करी हैं, टीवी सीरीज करे हैं, थिएटर शोज करे हैं, जिनमें इन्होंने डिफरेंट टाइप के किरदार निभाए हैं। बट ये कहना गलत नहीं होगा कि एक हास्य कलाकार के रूप में इन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। इस सप्ताह भी ये दिल्ली में अपना एक हास्य नाटक लेकर आ रहे हैं, जमाना क्या कहेगा। नाटक का मंचन कमानी ऑडिटोरियम मंडी हाउस में होगा। राकेश जी, आपका स्वागत है। Thank you, madam. Thank you so much. Thank you. I'm happy for such kind words you have spoken about me. Pleasure is all ours, sir. So, sir, सबसे पहले हम इस नाटक से ही शुरू करते हैं। आप इस नाटक के करीब 50 से ऊपर शोज हो चुके हैं दिल्ली एनसीआर में ही ना, राइट? जी। तो इस बार क्या नया आप लेकर आ रहे हैं इसमें? देखिए, ये नाटक पहले ये जो कंपनी है कनुप्रिया कंपनी, इन्होंने इस नाटक के बहुत सारे शोज किए हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं किए। मेरे साथ इन्होंने किया 2-3 महीने पहले। अच्छा, और फिर इनको लगा कि दे विल नीड दिलनाज ईरानी फॉर दिस शो। ऐसा इनको महसूस हुआ कि वो अगर हो तो ज़्यादा अच्छा हमारी केमिस्ट्री होगी। तो इन्होंने अप्रोच किया दिलनाज ईरानी को एंड शी एग्रीड। तो अभी इस शो में समझिए कि पहली बार मेरे साथ दिलनाज ईरानी कर रही हैं। वो एक तरह से देखते हैं, पता आएगा। कुछ और आपने कुछ शोज तो किए ही हैं इसके? हाँ, मैंने थोड़ा सा रीराइट किया स्क्रिप्ट को। मुझे लगा कि कुछ और स्क्रिप्ट जो है, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट काफी साल पहले की लिखी हुई है, तो मुझे लगा कि आज की डेट में रेलेवेंट होने के लिए कुछ इसमें चीजें और होनी चाहिए, थोड़ा सा और मजाक और होना चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए। तो वो मुझसे हो सका मैंने किया, कीपिंग द पेरिफेरी ऑफ द प्ले इंटैक्ट, तो उसके हम बाहर नहीं गए, पेरिफेरी के बाहर नहीं गए, उसके अंदर ही हमने रहकर जो भी प्ले का कंटेंट है उसको और थोड़ा सा हमने एंजॉयबल बनाया। ओके। क्या आप अक्सर ये करते हैं प्ले के साथ, जब आप करते हैं तो उसको इनोवेट, रीइन्वेंट? देखिए, मैं बेसिकली प्ले राइट भी हूँ। मैंने बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं, 8-10 प्लेस लिखे हैं मैंने, और मेरे प्लेस बहुत कामयाब हैं। तो एक राइटिंग का एक इंस्टिंक्ट तो रहता ही है हमेशा अंदर, और एज एन एक्टर ऑल्सो, खासतौर पे जब कोई भी एक्टर जब कॉमेडी करता है तो आप ये समझिए कि लास्ट मिनट एक हर डायरेक्टर और राइटर एक्टर पे छोड़ ही देता है कि यार ये तो एक्टर यहाँ पर अपना आगे कुछ ना कुछ ऐसा एक अब अपना देख लो, कुछ फ्लैश मतलब मैंने कर दिया, अब आप अपना देख लो। somebody at my door, sweet. Okay. So राइटर ये कहता है कि हाँ जी, मैंने इतना कर लिया, अब बाकी आप अपना कंट्रीब्यूट कर लो। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं, एक कॉमेडी एक्टर से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, फिल्मों में भी, टेलीविजन में भी, कि आखिरी मिनट का जो एक गार्निशिंग होती है, तड़का होता है, वो कैसे लगाया जा सकता है, और उसमें होता भी है, बहुत सारी चीजें होती है। मेरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मैंने जो भी काम किया है, जितना भी यादगार मैंने काम किया है, तो उसमें एक राइटर को, डायरेक्टर को अच्छा प्रमाइस तो देना ही पड़ता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। अगर आप सब कुछ ही लास्ट मिनट में छोड़ देंगे तो कुछ होगा नहीं। देन फिर क्या है कि फिर एक्टर फिर वो बफूनगी करने पे आ जाता है, बिकॉज यू वांट टू मेक पीपल लाफ विदाउट कंटेंट। तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए और उसकी वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपनी राइटिंग में कि ह्यूमर के साथ साथ कुछ टेक होम भी हो, कि आप कहीं कुछ अपने दिल में एक बात लेकर जाएं। सिर्फ अगर हंसेंगे तो हंसकर वही भूल जाएंगे, लेकिन अगर हंसेंगे और कोई ऐसी चीज होगी जो दिल पे लगेगी तो शायद अगले दिन भी वो आप उठेंगे उसके साथ। जी, अगले दिन जी, हाँ जी। तो सर, मैं वापस जाऊंगी आपके शुरुआत में, जब आप केवी एंड्रयूजगंज में नाटक किया करते थे, तब आपने क्या अपना करियर प्लान सोचा हुआ था या इट ऑल हैपेंड ऑर्गेनिकली? देखिए, ऑर्गेनिकली बहुत एक्चुअली
कम चीजें होती हैं करियर के नाम पर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक कारपेंटर हैं और अगले दिन आप पायलट बन गए, ऑर्गेनिकली तो ऐसा हो नहीं सकता ना। तो उसकी एक दिशा तो आपको निर्धारित करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। तो वो मैं ये कहूँ कि मुझे कुछ याद ही नहीं मैंने कुछ और सोचा हो करने का, राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड टू माय इन माय स्कूल डेज, इन माय कॉलेज डेज, इन माय गली मोहल्ला डेज, कि जहाँ पर भी कोई ऐसा फंक्शन है या कोई सोशल इवेंट है तो मैं सबसे पहले मेरा नाम वहां पर पहुंच जाता था कि राकेश बेदी तो करेगा ही करेगा इसमें। ओके ओके, तो मतलब आपका सारा जो प्लान था वो चॉक्ड आउट था। यू हैड व्हाट वाज हु वाज इट दैट हु इंस्पायर्ड यू उतनी एज से एक करियर के बारे में सोचना कि मैं एक्टर बनूंगा, और आज से 45 साल पहले कोई बहुत नॉर्मल चीज, आम चीज नहीं है। नहीं थी बहुत मुश्किल था। मेरे को इंस्पिरेशन देने वाले जो एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो शायद जो मेरा ये वीडियो देखेंगे उनको ये बात पसंद आए और शायद गाइड भी करे उनको, वो ये है कि मैंने कभी अपनी लाइफ में स्टारडम के पीछे नहीं भागा मैं, कि यार ये जैसे आज कल ही मुझे किसी का इंटरव्यू आया कि उसने अपनी पोएम लिखी एक लड़की ने, और पोएम में ये लिखा कि मैं बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती हूँ, ये उसकी एस्पिरेशन है। तो मैंने उसको इमीडिएटली फोन किया, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा तुम्हारी सोच ही गलत है, तुम ये सोच रहे हो कि मुझे बहुत बड़ा स्टार बनना है। तो स्टारडम जो है वो आपके एक्टिंग टैलेंट का, एक्टिंग प्रोग्रेस अगर आपके पास है, उसका बाई प्रोडक्ट है। एंड इट कैनॉट बी वाइस वर्सा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी स्टारडम का बाई प्रोडक्ट आपका टैलेंट हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप देख लीजिए कभी भी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो फ्लाई बाय नाइट प्लेयर रहे हैं, एक फिल्म में आए और स्टार बन गए, लेकिन बाद में जब कुछ और करने को हुआ तो उसको दे कुड नॉट होल्ड द वाटर, एज इट शुड हैव बीन हेल्ड। सो स्टार, तो मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा कि मुझे स्टार बनना है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्टर बनना है। और मेरी लाइफ में अगर किसी ने इंस्पायर किया भी मुझे, जैसे दिलीप कुमार ने इंस्पायर किया, राज कपूर ने किया, तो उनके स्टारडम ने नहीं किया। ये मैं सच कह रहा हूँ, मुझे चैपलिन ने बहुत इंस्पायर किया। चार्ली चैपलिन इज वन ऑफ द मेन प्लेयर्स इन माय लाइफ टू इंस्पायर मी। लेकिन जब उसका स्टारडम कभी मुझे इंस्पायर नहीं किया उसने, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है। वो इतने अच्छे कलाकार हैं कि स्टारडम आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऑटोमेटिकली मिलेगा, वो कहीं नहीं जा सकता, आपके पीछे पीछे आएगा, आप जितना भी दूर भागो। आप देखिए जब स्टार एक होता है तो जो वो ऑडियंस से दूर भागता है तो ऑडियंस छोड़ती थोड़ी है उसको, जहां तक वो जाता है वहां तक पीछे जाता है। तो ये इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्टर बनना है, तो इसलिए आई डिड स्टार्टेड डूइंग थिएटर इवन बिफोर आई जॉइंड SDII फिल्म इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। उसके पहले से ही मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया दिल्ली में। तो वो एक एमेच्योर लेवल पे था, लेकिन था तो सही। फिर FTI गए तो हर चीज जो है उसने एक प्रोफेशनल एक रुख ले लिया, एक प्रोफेशनल उसने एक वो ले लिया, बिकॉज बीइंग इन FTI तो फिर वो एक हर चीज का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है आपका, बिकॉज यू सी एवरीथिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस नाउ। तो इस तरह से हुआ। तो जैसे मैंने ये कहा कि स्टारडम जो है वो आपके जो आपको नॉलेज है, जो एक्टिंग आपको आती है, उसका बाई प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट है, उसका रिजल्ट। या तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्टिंग करना आज तो फिर भी पेरेंट्स बहुत ओपन हो गए हैं,
and many of them would approve of their children going into acting and all. But 45 साल पहले ऐसा नहीं था. तो आपके पेरेंट्स को ने आपको कितना सपोर्ट किया? See, I come from a very broad-minded family, you know. मतलब जो फैमिली, जितनी मेरी ब्रॉड माइंडेड फैमिली है उतनी शायद आज भी नहीं होगी जो मेरी ब्रॉड माइंडेड फैमिली मेरी 45 साल पहले थी. Okay. My father was an extremely open-minded man, though he was himself an aeronautical engineer. He was a specialist of the Boeing aircraft. You know, Boeing 737 जो aircraft है उसके वो specialist थे. और एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग मैनेजर थे इंडियन एयरलाइंस के. तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई और अगर अपनी इच्छा अनुसार चलना चाहता है तो उसको रोका जाए, ऐसा नहीं है. आपको जिंदगी में जो करना है वो करो, एंड दैट शुड हैपन. मतलब जो आज हम बच्चों को सिखाते हैं, दैट माय फादर हैड टोल्ड मी 45-47 इयर्स बैक कि यू फॉलो योर पैशन, यू नो. बट उनका एक जरूर कहना था कि अपने काम को पहले सीखो ठीक से. तो अगर आप बगैर सीखे हुए जाओगे अब मोस्टली जो लोग हैं, जो लोग मुझे सुनेंगे इस इंटरव्यू में, वो उनको सीखना नहीं है, सीखने का टाइम नहीं है, सीखने का पेशेंस नहीं है, सीखने का मादा भी नहीं है, लेकिन स्टार बनना है. एक्टर लाइमलाइट में आना है. हाँ, एक्टर किसी को नहीं बनना है, सबको स्टार बनना है. लेकिन लोग नहीं समझते बात के एक्टिंग जो है वो अब मुझे एक बात बताइए, क्या स्टार बनने के बाद आपको एक्टिंग आएगी या एक्टिंग आने के बाद आप स्टार बनेंगे? एक सिंपल सा लॉजिक बताइए कि यार मैं एक्टिंग तो सीख लूंगा, वो मैं सीख लूंगा, बाद में सीख लूंगा, लेकिन पहले स्टार बना दो मेरे. ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. You got to learn the ropes first. हाँ, आज मुझे स्टार बना दो, एक्टिंग में कल सीख लूंगा. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. या तो सर आपने थिएटर शुरू किया और फिर उसके बाद आपने FTII में एडमिशन लिया और उसके बाद आप फिल्मों में गए. तो आपका ये सफर कैसा रहा, कितना चैलेंजिंग रहा, कुछ शेयर करेंगे उस वक्त के बारे में? चैलेंजिंग तो हर सफर होता है, यू नो. कोई भी सफर ऐसा नहीं है जिसमें चैलेंजेस ना हो, unless or until you are born with a silver spoon और आप मतलब टाटा बिरला अंबानी के बेटे हैं तो बात समझ में आती है. फिर तो कोई स्ट्रगल की कोई मतलब ही नहीं है. लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए अपनी फील्ड में जाना और जहाँ पर आपको कोई जानता भी ना हो वहां पर जाना और जाकर स्ट्रगल करना और एक मकाम बनाना, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं. हाँ जी. तो वो एक अपने आप में उसका एक मजा है. लेकिन मैं उसको आज जब मैं उसको पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे किसी भी बात का कोई भी गम, कोई भी शिकवा, कोई भी शिकायत या कोई मैं कह लूं कि मेरे रास्ते में अड़चन आई हो, ऐसा मुझे महसूस नहीं होता. अच्छा. चीजें होती चली गई? नहीं, होती चली गई नहीं. सी, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अड़चन ना आई हो, तकलीफ ना हुई हो, या आपको परेशानी ना हुई हो, या आप जो आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही हो गया हो. ऐसा तो नहीं होता. लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि आप अगर गाड़ी लेकर भी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं तो उसके बीच में जो रेड लाइट आती है ना, उसके बीच में भी बम्पर तो आता ही है, उसके बीच में भी एक गड्ढा आता है, उसके बीच में एक्सीडेंट भी होता है, पंक्चर भी होते हैं, यू नो, और बहुत कुछ होता है. अब आप ये डिसाइड करें कि साहब मैं यहाँ से चलूँ और दिल्ली बाई रोड चला जाऊँ, बॉम्बे से दिल्ली बाई रोड चला जाऊँ और उसमें एक भी रेड लाइट ना आए, एक जगह भी मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म ना हो, ये पॉसिबल नहीं है ना. हाँ तो उस सफर को अगर आप पॉजिटिवली एंजॉय करेंगे तो बड़ा एंजॉयबल लगेगा. सर ये इतनी सकारात्मक बातें आप आज कर पा रहे हैं या उस वक्त भी आपका ऐसा माइंडसेट था? नहीं, ये आपने अच्छा सवाल पूछा.
मेरी एक बाय एंड लार्ज नेचर है कि मैं अपने गम को और अपनी खुशी को बहुत जल्दी भूलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। मैं दोनों चीजों के साथ बहुत देर तक जिंदा नहीं रहता, जीता नहीं उनके साथ बहुत देर तक। ना ज्यादा दुख ना ज्यादा खुशी, वो दोनों को मैं बहुत जल्दी अपने सिस्टम में निकाल देता हूँ। वरना क्या है कि फिर आदमी आगे फोकस नहीं कर पाता। आप दोनों चीजें आपको पीछे ही घसीटती है। सक्सेस में रहेंगे तो फिर अगला मुकाम कैसे हासिल करेंगे आप? अब ये देखिए ना, हमने जब चंद्रयान भेजा तो चंद्रयान लैंड किया तो उसके इमीडिएटली बाद हमने सूर्ययान भी तो भेज दिया। तो अगर आप चंद्रयान की याद में 1 साल खुशियां मनाते रहेंगे तो सूर्ययान कैसे जाएगा? बहुत बहुत डीप बात कही है आपने कि खुशी को भी छोड़िए और गम को भी छोड़िए पीछे और आगे बढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बॉलीवुड में सर आपका स्वागत खुले हाथों हुआ? अब मुझे लगता है कि ये इन बातों में ये बातें बहुत जगह छप चुकी हैं कि मैं क्या हुआ कैसे हुआ। खुले हाथों तो कभी कुछ नहीं होता है, यू नो। हर आदमी को अपनी जगह बनानी पड़ती है। और जब मैं आया था तो उस समय एक स्टेंसिल कट हीरो का जमाना था कि हीरो जो है वो 5 फुट 9 इंच से 6 फुट 2 इंच तक का तो होना ही चाहिए। तो उस जमाने में मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं दरवाजे में थोड़ा अपना पांव उठका दूं कॉमेडी के तौर पर तो शायद मैं अपनी जगह बना पाऊं। अच्छा। और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास, क्योंकि वो फिल्में तब ऐसी फिल्म थोड़ी बनती थी जो आजकल बनती हैं। आजकल तो हम किसी भी टॉपिक पे बना देते हैं, यू नो, मेक anybody's biography, we make any film, any subject, we do anything what we feel like. But that time it was a era of formula films, happy family, happy ending. तो उसके अंदर एक किसी हीरो के अलावा हीरो विलन हो गया, हीरोइन हो गई, तो इसके अलावा एक ही जगह थी मेरे पास कॉमेडियन की कि मैं थोड़ी सी कॉमेडी करके कोशिश करूं। तो दैट मींस कॉमेडी करने का आपका जो डिसीजन था वो कॉन्शियस डिसीजन था, इट डिडंट हैपन? बिल्कुल कॉन्शियस था, बिल्कुल प्लान्ड था और कॉन्शियस था। और एंड यू हैव नो व्हाटसोएवर रिग्रेट्स कि मैंने ये क्यों चुना, मैं ये भी कर सकता था, ऐसा कुछ? नहीं, वो उस रिग्रेट को मैंने थिएटर में अपने आप को सेटिस्फाई किया। मैंने कमाल के थिएटर में रोल किए। बहुत मैंने कभी जिंदगी में थिएटर नहीं छोड़ा। ये भी एक, अगर जो लोग सुन रहे हो सुने कि लोग बोलते हैं कि नहीं थिएटर करेंगे तो एक्टिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मैं एक ऐसा वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्टर्स हूँ मुंबई में। मेरे जैसे 5-6 ही होंगे शायद, यू नो। परेश रावल एक हैं, नसीरुद्दीन शाह एक हैं, 2-4 और होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी थिएटर नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा, किसी भी एरा में, किसी भी डिकेड में, यू नो। ऐसा नहीं है आई थिंक, हाँ जी बोलिए सर। ऐसा नहीं है कि आपने 2 प्ले किए एक शुरू में, फिर आप बोलेगा आई एम ए थिएटर आर्टिस्ट, यू नो। तो वो क्योंकि थिएटर एक कंटिन्यूअस चीज है। आप बार बार लगातार रवा होते रहते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस शार्प होते हैं, आपके न्यूएंसेस, आपकी विट शार्प होती है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, वो शार्प होता है। तो थिएटर दैट मींस आपको पॉलिश भी करता है फिल्मों के लिए या टीवी सीरीज के लिए? बहुत लेवल पे पॉलिश करता है, पर्सनल लेवल पे पॉलिश करता है। वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, टाइमिंग सिखाता है, किस करेक्टर को कैसे जीना है, कैसे जीवंत करना है, कैसे ऑडियंस को विभोर करना है, अपनी जेब में डालना है ऑडियंस को, वो सिखाता है। सर आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक प्ले भी था आपका मसाज करके, जिसमें आपने 24 रोल्स निभाए थे। जी, अभी हाल ही में था, दिल्ली में हुआ था। हाँ जी, कमानी थिएटर में हुआ था। और बिल्कुल जिसको मैं कहूँ कि चकाचक हाउसफुल था। बहुत ही मशहूर प्ले है वो। आपको कितना सेटिस्फाइंग लगा वो करना, और कितना मे बी इट वाज टफ डूइंग दैट, तो 24 रोल्स इन वन? हाँ, टफ तो था ही, क्योंकि जब शुरू किया था तो टफ ही लगा था।
अब तो मुझे आप सोते से जगा के कहोगे मसाज का शो करना तो मैं कर दूंगा। नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे? कर पाऊंगा। ओके, ओके, ठीक है सर। सर एक बहुत ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन है। आपने फिल्में करी, आपने टीवी सीरीज करे, आपने अब ओटीटी भी करते हैं, आप शॉर्ट फिल्म्स भी करते हैं, थिएटर भी करते हैं। आपका एक विशेष लगाव किससे है? देखिए, लगाव तो सब चीजों से है, बिकॉज हम्म, सिनेमा क्या है, सिनेमा इज फॉर पोस्टेरिटी। एक अच्छी फिल्म की शेल्फ लाइफ कभी खत्म नहीं होती। चश्मे बदूर जो है वो आज भी लोग देखते हैं, बार बार बिल्कुल, देखते हैं, बार बार देखते हैं। बिल्कुल। मैं ऐसे लोगों को मिल चुका हूँ कि पहले जब डीवीडी था तो किसी ने 50 डीवीडी घिस दिए, किसी ने 25 डीवीडी घिस दिए, देख देख के फिर नया डीवीडी ले आए, फिर दोबारा देखा। तो उसकी पोस्टेरिटी जो है, इस फॉर पोस्टेरिटी सिनेमा। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, आज शोले भी है, या मदर इंडिया है, या मुगले आजम है, या फिर बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो अपने लेवल पे अपने अपने ऑडियंस को हमेशा जीवित रखती है, और ऑडियंस उनको जीवित रखती है फिल्मों को, यू नो। मैं फोन करता हूँ पर तो टीवी जो है, टीवी आपको कनेक्ट करता है ऑडियंस से, बहुत जल्दी कनेक्ट करता है, और बहुत मास स्केल पे कनेक्ट करता है, बहुत मास स्केल पे। एक अच्छा टेलीविजन शो एक टाइम पे करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, करोड़ों, मच मोर देन सिनेमा, मच 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 मोर देन सिनेमा। लेकिन थिएटर में आपको सबसे कम लोग देखते हैं, you know? सबसे कम लोग अगर आपको कहीं देख पाते हैं आपकी परफॉर्मेंस को, तो वो थिएटर में देख पाते हैं, क्योंकि वो कितने होंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 500, अपर लिमिट 500, 600 इतने ही होते हैं अच्छे थिएटर में लोग। तो 500 लोगों को उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए आपने हजारों शो करने पड़ेंगे, तब जाके वो लाखों में उसकी गिनती आएगी, करोड़ों में तो कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन जो एक 1 to 1 राब्ता बनता है, कनेक्शन बनता है ऑडियंस के साथ, उसका कोई आसानी नहीं, कोई पैरेलल नहीं है उसका। वो जो मजा है, वो मजा अनलिमिटेड है। आपको ट्रेवल करने को मिलता है थिएटर के साथ, आप लोगों में जाने को मिलता है, आपको समझ में आती है कि आज मैं, और आपको खुद को ये पता चलता रहता है कि आप एज एन एक्टर कितने पानी में, आपकी आज की डेट में, आज की जनरेशन के साथ आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप ये सब थिएटर नहीं करेंगे तो आप एक अलग से वर्ल्ड में रहेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। जी, जी। सर कॉमेडी की बात करूं तो आप 45 इयर्स से इंडस्ट्री में हैं, तो तब की कॉमेडी और अब की कॉमेडी में कितना आप अंतर देखते हैं? Has it improved? Has it become better, changed for better, or what has been the change? देखिए, चेंज तो होना ही चाहिए। अब ये कहें कि हमारी कॉमेडी बिल्कुल अच्छी थी तो वही चलती रहनी चाहिए, तो फिर तो ब्लैक एंड व्हाइट ही चलता रहता, कलर कभी आता ही नहीं। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो एक अच्छी जो वक्त के साथ चेंजेस होते हैं, हर चीज में चेंज होते हैं। आज सिनेमा कितना बदल गया, आज सारा का सारा सिनेमा जो है वो टेबल पे बनता है 90%। आपको रियल लोकेशन में आप जाते हैं जब बहुत ही आपको जरूरत पड़े, वरना आप नदी, नाले, ब्रिज, पहाड़ सब क्रिएट कर लेते हैं अपने रूम में बैठे बैठे। तो इस तरह से कॉमेडी में बदलाव आया है, और हर एरा का ह्यूमर अपना अलग होता है। तो मैं
ये नहीं मानता कि उस हमारी कॉमेडी बड़ी कमाल की थी, आज की खराब है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि मुझे किसी को डिमीन करके ह्यूमर क्रिएट करना, किसी की वो इंसल्ट नहीं करके अच्छा। ह्यूमर क्रिएट करना, या अंडर द बेल्ट एक नॉन वेज जाके जोक क्रिएट करना, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इनकी लाइफ नहीं होती। ये बहुत इंस्टेंट लाफ्टर जरूर दे देंगी आपको, लेकिन ये इनकी लॉन्गिविटी नहीं होती। ऑडियंस के साथ ये चीजें रहती नहीं ज्यादा। आप देख लीजिए, कभी भी एक जमाने में कितनी अश्लील पिक्चरें बननी शुरू हुई थी, लेकिन इमीडिएटली वो खत्म भी हो गई थी, क्योंकि वो अश्लीलता लोग नहीं देखना चाहते। ये सब चीजें लोग देखते हैं प्राइवेसी में, कभी कोई किसी ने देख लिया तो देख लिया, लेकिन एक मास हाँ। जनरल लेवल पे यू डोंट वांट टू सी। और सर ओटीटी के बारे में क्या कहेंगे आप? ओटीटी इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन मीडिया, भले वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, डीओपीज हो, एक्टर्स हो। एक्टर तो है ही, क्योंकि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आ गया है जहां पर आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। आज आप दिल की बात कहना चाहते हैं तो एक शॉर्ट फिल्म बनाकर यूट्यूब पे डाल दीजिए, अगर वो अच्छी हुई तो पता चला कि आपको पता नहीं कहाँ कहाँ टच कर रही है, वो यूएसए में टच कर रही है लोगों को, बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं। तो वो जमाना चला गया कि आपके बहुत बड़े साधन होंगे तभी आप बहुत बड़े फिल्म मेकर बनेंगे। दैट टाइम इज गॉन। नाउ एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। OTT has given that leverage to people. That power to people to Power say to what people. they want to say. अच्छा सर, as we come towards the end of our this thing, I want to ask you कि आप इतना कुछ करते हैं, फिल्म्स करते हैं, टीवी करते हैं, OTT करते हैं, थिएटर करते हैं, इन सब के बीच में आपका कुछ और भी पर्सनल पैशंस हैं, कुछ शौक हैं आपके जिनको आप नहीं कर पाए या करना चाहते हैं या फॉलो कर रहे हैं? मैं जैसे मैंने बताया, राइटर भी हूँ और पोएट भी हूँ। ये तो आपका सारा इसी से संबंधित हो गया ना। हाँ। अदर देन दिस, अवे फ्रॉम दिस। अवे फ्रॉम दिस का तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है, अच्छा। और इतना दिमाग चलता भी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि भाई चलो मैं गाड़ी ठीक मैकेनिक बन जाऊं, कार भी ठीक करना सीख जाऊं। नहीं नहीं, not that like you travel, you love to dance, you love to read books, देखिए, some other kind of डांस interest. तो सिखाने की बहुत कोशिश की कई लोगों ने, लेकिन सब हार के चले गए। अच्छा। और ट्रैवल तो हमारी प्रोफेशन में ट्रैवल तो वैसे ही इतना हो जाता है जिसका कोई अंत नहीं। हाँ, अभी मैं फैमिली के साथ एक दो हॉलिडे लेता हूँ। अभी मैं पीछे टर्की भी गया हुआ था विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो वो एक अलग जोन रहता है जहाँ मैं पर्सनल एंजॉय करते हैं, अपने पर्सनल लेवल पे। हमारे जो अपने भी जोक्स होते हैं जो हम नहीं शेयर करना चाहते थे एट पब्लिक प्लेटफॉर्म, उस तरह का ह्यूमर है, उस तरह की लाइफ है, उस तरह के दिन है जो आप बिताना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। तो लेकिन मैं अपने फ्रेंड से बहुत कनेक्टेड रहता हूँ, बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता हूँ। बल्कि आपको मैं चलो आपके प्लेटफॉर्म पे बताना चाहता हूँ कि हमारा एक ग्रुप है जिससे हमारे उसमें सब थिएटर के फ्रेंड सर्कल हैं, बॉम्बे के एक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं, म्यूजिक वाले भी हैं। हम बड़े करीबी दोस्त हैं सब लोग। और हम लोग पिछले 35-40 सालों से हर मंडे को मिलते हैं। अच्छा। पहले मिलते थे हर मंडे को, जब कोविड नहीं आया, और हमने उसका नाम रखा है मंडेला। ओके। उस ग्रुप का नाम है मंडेला, क्योंकि हम मंडे को मिलते हैं। लेकिन अभी हम हफ्ते में 4 बार मिलते हैं ऑनलाइन। अच्छा। हाँ, आप कोविड के बाद से? हाँ, और रियल भी मिलते हैं, लेकिन रियल तो पहले तो हर हफ्ते मिलते थे, अभी भी मिलते हैं, लेकिन हफ्ते में 4 बार तो ऑनलाइन मिलते हैं।
उससे क्या होता है कि बहुत सारी बातें, पर्सनल बातें, ये कहिए कि जो देश में हो रहा है उसकी बातें, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, सबके पॉइंट ऑफ व्यू मिलते नहीं है। मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री, अबाउट द गवर्नमेंट। तो सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखिए उसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब लड़ लें, या तो हम लड़ते भी हैं लेकिन अगले दिन फिर मिल लेते हैं, तो ऐसा चलता ही आ रहा है। सर, दोस्तों के साथ समय बिताना कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? देखिए वो एक अच्छा शेर है, किसी ने कहा है कि अगर दिल खोल लेते हम यारों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो मेरे ख्याल से तो ये जो एक बहुत, मुझे लोगों पे गुस्सा आता है आजकल जब लोग ये कहते हैं कि मेरे फेसबुक पे 1 लाख फ्रेंड्स हैं, या मेरे उस मीडिया पे 10 लाख फॉलोअर हैं। अरे कितने लोग तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारे दुख में शेयर करने, मुझे बताइए। किसी से 500 रुपए मांग के देखो, तुमको 1 रुपया नहीं देगा कोई। कौन से काहे की फ्रेंड है वो? तो उसमें कोई प्राइड लेने की बात नहीं है कि मेरे इतने फ्रेंड हैं। फ्रेंड तो वो है जो जो आपके साथ टाइम पे आके खड़े भी हो, आपकी हेल्प भी करें, आपको गाइड भी करें, आपके सुख दुख जो है शेयर करें, हैप्पीनेस शेयर करें, सौरो शेयर करें, उनको फ्रेंड बोलते हैं ना। तो ये तो एक मेटावर्स हमने बना रखा है, यूनिवर्स थोड़ी है, मेटावर्स है। तो मेटावर्स में आपके कितने सारे फ्रेंड हैं, दैट इज मीनिंगलेस। वो सिर्फ आपको दिल खुश करने को। कितने लोगों को मैं ऐसा सुनता हूँ कि आपको अटैक आ जाता है कि आपने एक डाला, वीडियो डाला, उस पर लाइक नहीं आए, तो आप डिप्रेस हो गए, आपका दिन खराब हो गया क्योंकि मुझे लाइक किसी ने लाइक। ये क्या मतलब है? ये स्टुपिडिटी, बेवकूफी है। और सर, आपका अभी कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? कोई नई फिल्म कर रहे हैं आप? हाँ फिल्में तो हैं, करना चाहेंगे? जी फिल्में भी हैं, टीवी भी है, और ओटीटी भी है, सब कुछ है। पर कुछ। मैं बताऊं क्या आपको एक चीज है, अभी नाम आजकल क्या होता है, फाइनल नहीं होते, अच्छा अभी जी। बहुत सारी ऐसी फिल्में मैं कर रहा हूँ, 2-3 फिल्में जो खत्म हो गई है, शूटिंग भी खत्म हो गई है, लेकिन उसका नाम अभी तक, नाम रखेंगे रिलीज से महीना भर पहले। ओके, ओके। और सर, अंत में आप आने वाले अपकमिंग एक्टर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे, जो जो बच्चे एक्टिंग में आना चाहते हैं? मैंने कह दिया, इसमें ऑलरेडी मैंने कह दिया कि अपने आपने काम को शुरू भी पहले कहा था। सीखिए, अपने हाँ। काम को पहले सीखिए, और बगैर सीखे अगर आप काम में एंटर करेंगे तो फिर कंपटीशन तो बहुत बड़ा है, और क्या है कि अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने बेडरूम में और अपने आईने के सामने हर आदमी बहुत महान एक्टर है, लेकिन जब आप एक बहुत बड़े समुद्र में उतरते हैं जहां पर, तो आपको पता चलता है कि नहीं नहीं यार, और भी लोग हैं, और भी कलाकार हैं। तो और अब तो इतना कंपटीशन है कि अगर आपको अच्छे से काम नहीं आता तो आप आगे राइज कर ही नहीं पाएंगे, इतना कंपटीशन है। तो आपको अपना काम अच्छे आना ही चाहिए, अच्छी तरह से। और सर, अंत में एक ऐसी बात, एक ऐसी इच्छा जो आपकी अभी तक आप सोचते हैं पूरी नहीं हुई है, जो आप करना चाहेंगे, समथिंग विच इज देयर इन योर बकेट लिस्ट? I'm just trying to write 1 or 2 books, which I'm still ओके। writing. बस वही है, और तो ऐसा कुछ फिक। मैं ऐसी अपने अरमान लेकर नहीं जीता कि मुझे वो करना है। मैं डे टू डे, जैसे लाइफ एज इट कम्स, ओके, उसमें ज्यादा मैं बिलीव करता हूँ। ओके। सो इट्स अ फिक्शन और अ नॉन फिक्शन बुक दैट यू आर वर्किंग ऑन? दोनों बातें हैं, एक तो मैं अपने ऊपर लिख रहा हूँ, खुद के ऊपर। अच्छा जी। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी? आप एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन मोर ऑफ फनी इंसिडेंट्स,
Okay. of life. Okay. 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 And the non-fiction? नॉन फिक्शन में इतना कुछ खास नहीं। मैं नॉन फिक्शन में मैंने प्लेस लिखे हैं बहुत सारे, बहुत प्ले लिखे हैं मेरे, 8-10 नहीं प्ले नहीं, मेरे। आप जो बुक की बात कर रहे हैं उसके बारे में नहीं, पूछ रही हूँ। बुक में मैं इतना नहीं लिख रहा हूँ, नॉन फिक्शन में नहीं लिख रहा। अच्छा। पोइट्री लिखता हूँ, लेकिन वो नहीं। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक सो है जी, थैंक ओके। यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू, टू यू फॉर ओके ऑल योर प्रोजेक्ट्स। नमस्कार। ओके।